नमस्कार। आवाज देश की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। विश्व एथलेटिक्स दिवस को केंद्र में रखकर हम जानने की कोशिश करेंगे आवाज देश की में भारत में लगातार खेलों के होते विकास की और खेलों की बढ़ती लोकप्रियता की। लेकिन उससे पहले क्या आप जानते हैं, विश्व एथलेटिक्स दिवस हर साल 7 मई को मनाया जाता है। पहला विश्व एथलेटिक्स दिवस 1996 में मनाया गया। विश्व एथलेटिक्स दिवस का उद्देश्य लोगों में खेलों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया की शुरुआत की। 2500 युवाओं को सालाना 6.28 लाख रुपए की आर्थिक सहायता लगातार दी जा रही है। उच्च स्तर के प्रशिक्षण के लिए सफल एथलीट्स को टॉप्स में शामिल किया जा रहा है। दूर दराज के इलाकों में खेल बुनियादी ढांचे के लिए 946 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। ओलंपिक के लिए भारतीय एथलीट्स को प्रोत्साहित करने के लिए अप्रैल 2016 में मिशन ओलंपिक सेल का गठन किया गया। कुलीन एथलीट्स के बीच स्पोर्टिंग उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम शुरू की गई। जी हां, पूरे विषय को जानने समझने की कोशिश करेंगे 3 विशेषज्ञ मेहमानों से। हम बता दें कि एथलेटिक्स की अगर बात करें तो आमतौर पर ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिता को एथलेटिक्स कहा जाता है, लेकिन अगर विस्तार में अगर देखें, बड़े परिप्रेक्ष्य में अगर हम एथलेटिक्स को देखें तो हर एक खेल एथलेटिक्स कहा जाता है और हर एक खिलाड़ी एथलीट्स कहा जाता है। पूरे विषय को जैसे कहा कि समझने की कोशिश करेंगे। 3 मेहमानों से उनका परिचय मैं आपसे करवा देता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं पूनम बेनीवाल जी, सीनियर डेवलपमेंट ऑफिसर हैं टॉप्स साई की। आपका बहुत बहुत स्वागत है, ताली बजा सकते हैं। हमारे साथ पंकज रजत हैं, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्लेयर हैं, झारखंड से इनका ताल्लुक है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। खोडम सुमन देवी हैं, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्लेयर हैं ये भी, और नॉर्थ ईस्ट से आती हैं और अपनी कामयाबी इन्होंने अपनी मेहनत के बल पर बनाई है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। यहां हम बात कर रहे हैं विश्व एथलेटिक्स दिवस की, और मैंने कहा कि बड़े परिप्रेक्ष्य में हर खेल जो है एथलेटिक्स कहा जाता है। पिछले 4-5 बरस में हम लगातार, चाहे ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो, एशियाड हो, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके लिए साई ने क्या कुछ किया है? देखिए, किसी भी स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट के लिए कंट्री में अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं। दिस इज़ नॉट ओनली प्लेयर्स और कोचेस। तो जो स्पोर्ट्स है अपने आप में ग्रास रूट लेवल पे है, डेवलपमेंट लेवल पे है और एलीट लेवल पे है। देयर इज़ अ पिरामिड स्ट्रक्चर। तो ग्रास रूट्स के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सारी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। देयर आर अराउंड 69 ट्रेनिंग सेंटर्स, जिसमें 4,500 के करीब बच्चे बच्चियाँ ट्रेनिंग करते हैं। 2700 लड़के हैं, 1700 के करीब लड़कियाँ हैं। इसके अलावा जब हम डेवलपमेंट लेवल पे बात आते हैं, और इस STCs में हम उनको रहना, खाना, पीना सब कुछ फ्री, आपको ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ फ्री, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, कोचेस सब प्रोवाइड किए जाते हैं ग्रास रूट्स लेवल पे। जब हम नेक्स्ट पोडियम पे आते हैं, दिस इज़ डेवलपमेंट स्टेज। उसमें नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है पूरे इंडिया में। देयर आर अराउंड 24 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसमें 1500 के करीब लड़कियाँ और 1700 के करीब लड़के हर गेम में ट्रेनिंग कर रहे हैं। और फिर जब टॉप लेवल की बात आती है, जब पिनाकल पे पिरामिड में, देयर इज़ टॉप स्कीम। ACTC के थ्रू फेडरेशंस को फंडिंग किया जाता है, जिसमें नेशनल कैंप्स लगते हैं, और उन नेशनल कैंप्स में दिस इज़ लाइक होल ईयर उनका ट्रेनिंग चलता रहता है। 4 ईयर ओलंपिक साइकिल बनता है, एक ओलंपिक से ओलंपिक, बीच में आपके एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, उनके लिए रेगुलर ट्रेनिंग चलती रहती है। और उसमें उनको बच्चों को वर्ल्ड क्लास कोचेस, फॉरनर एक्सपर्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। स्पोर्ट्स साइंसेज का पूरा सपोर्ट, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री हो, बायोमैकेनिक्स हो, साइकोलॉजी हो, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी हो, हर जो सुविधा है प्रोवाइड की जाती है, ताकि वो वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ में ट्रेनिंग कर सके। क्या बात है, वाह। पहले हम देखा करते थे अलग अलग खेलों में बड़े शहरों के खिलाड़ी ही आ पाते थे। अब लेकिन थोड़ा सा नज़ारा बदला हुआ नज़र आ रहा है, परिदृश्य चेंज हो गया है पूरी तरीके से। छोटे कस्बे और गांव से भी अब बड़े खिलाड़ी निकल रहे हैं। झारखंड से एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पंकज रजत हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, अगर बात करें खेलों की संस्कृति पैदा करने की,
पहले हमेशा कहा जाता था कि खेलोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। क्या उस संस्कृति में अब कुछ बदलाव आ रहा है? सर बहुत बदलाव आ रहा है, और जैसा कि आपने कहा कि पहले बड़े शहरों से ही प्लेयर निकलते थे, तो जो अब छोटे शहरों से प्लेयर निकल रहा है इसका सारा क्रेडिट मुझे लगता है ग्रास रूट्स पे जो साई काम कर रही है, एसटीसी जो है उसका जो बैकबोन है, जो बैक सपोर्ट मिलती है प्लेयरों को, वो बहुत अच्छी है ताकि प्लेयर ऊपर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है ये जो एसटीसी ग्रास रूट पे जो काम कर रही है वो बहुत अच्छे काम कर रही है, और भी प्लेयर्स सर निकलेंगे। और जो भी पहले जो जैसे आपने बताया कि बड़े शहर से निकल रहे थे, अब छोटे शहरों पे, तो छोटे शहरों पे जो छोटे छोटे ग्रास रूट को बच्चे गांव से या पंचायत से ऐसे बच्चे खुद इंटरेस्ट हो रहा है अब उनको कि मुझे जाना है खेल में, और वो दिख भी रहा है अब। जी जी। लेकिन जब तुमने शुरू किया तो क्या मन में आया पहली बार? स्कूल से शुरू किया, कॉलेज से शुरू किया, या फिर मोहल्ले में ही खेलना शुरू कर दिया पहली बार? क्या सोचकर आपने खेलों का दामन थामा है? सर मेरी एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल से हुई है, जी। तो स्कूल के बच्चे जाते थे खेलने के लिए, तो मेरे साथ ऐसा था कि सारे बच्चे जा रहे हैं, क्लासमेट जा रहे हैं खेलने, तो मैं भी गया। जी। उसके बाद एक स्कूल नेशनल था, स्कूल नेशनल के बाद फिर जो एसटीसी ऐसा रांची की साई, मैं खुद सर ग्रास रूट से उठा हूँ, तो मुझे पता है ग्रास रूट का सपोर्ट मेरे लिए कितना लाभदायक रहा है। जी। तो उसके बाद वो रांची साई मेरा हाथ पकड़ी, फिर वहाँ पे मैं ट्रेनिंग लिया, और वहाँ से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई सर। तो जो स्टार्ट आप बोल सकते हैं कि रांची साई जो स्टार्टिंग में मेरा हाथ पकड़ी वो बहुत लाभदायक थी। अभी भी मैं एनसीओ की तरह ट्रेनिंग ले रहा हूँ सर। जी, जैसे कि हमने कहा कि अब बड़े बड़े महानगरों से नहीं बल्कि गांव और कस्बों से भी बड़े खिलाड़ी सामने आ रहे हैं, लेकिन एक क्षेत्र ऐसा है नॉर्थ ईस्ट का, वहाँ पर जो है अगर बात करें तो प्रतिभा बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रतिभा को जो है कह सकते हैं कहीं ना कहीं उस तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया। अब नॉर्थ ईस्ट पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है, तो क्या एक ये वजह है कि नॉर्थ ईस्ट के खिलाड़ी भी अब बड़ी प्रतियोगिता में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं? सुमन हमारे साथ मौजूद हैं। हॉकी का दामन पंकज ने कैसे थामा वो तो उन्होंने बता दिया। आपके जहन में कब आया कि भाई हॉकी खेलनी चाहिए या खेलों की तरफ रुख करना चाहिए? जैसे मैंने 2010 पे ही हॉकी खेलने स्टार्ट किया था। ये कि मेरे गांव पे ऐसे 15 डेज का कोचिंग कैंप हुआ था। कहाँ से हैं आप पहले बताएं, और अपने माँ बाप के बारे में बताएं। मेरा नाम सुमन है, मैं मणिपुर से हूँ, और मेरे फादर्स का नाम है आनंद और मदर्स का नाम है नौबी जी। तो कि मैं 2010 से मैंने हॉकी खेलने स्टार्ट किया था। तो सर ये कि मेरे गांव पे 15 डेज का एक क्लब था, एक उसमें कोचिंग कैंप हुआ था, तो मैं ऐसे गई थी, मतलब देखने के लिए मैं गई थी। मतलब मुझे हॉकी खेलना शौक था, तो ऐसे गई, ऐसे नहीं था, तो मैं ऐसे देखने गई थी। तो वहाँ पर सब लोग, फ्रेंड्स लोग, बहुत लोग आई हुई थी, तो मिली थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं दूसरे दिन भी रोज़ कंटिन्यू जाने लगी थी। फिर कोचेस बोलते तुम लोग रोज़ कंटिन्यू आएंगे तो तुमको हॉकी मिलेगा, और ऐसे बहुत खुशी हुई थी कि ऐसे कोचेस बोलते हॉकी मिलेगा। फिर कंटिन्यू फिर जाके फिर कोचेस ने मुझे देखा। फिर वहाँ पर एक स्कूल स्टेट था, तो मैंने खेला, उधर से नेशनल मैंने वहाँ से खेलने स्टार्ट किया। तो मम्मी पापा या घर वालों ने कहा नहीं कि भाई आप काम करो या पढ़ाई करो, आप कहाँ खेल की दुनिया में जा रहे हो? नहीं, मेरे फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करता है। जहाँ पर भी मैं जाऊँ मेरे पापा मेरे आगे पहले ही पहुँच जाते हैं। सरकारें, प्रशासन अपनी तरफ से जो कदम उठाते हैं, उठा सकते हैं, उठा रहे हैं, या फिर जो परियोजनाएं और योजनाएं बना रहे हैं वो महत्वपूर्ण है, लेकिन घर वालों का सपोर्ट जब तक नहीं होगा तब तक कोई भी जो है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो खेलों की दुनिया में पदार्पण नहीं कर सकता। यहाँ पर बात की, यहाँ पर सुमन ने एक बड़ी बात है पूनम जी, मणिपुर का जिक्र किया, क्योंकि मणिपुर से वो रहने वाली हैं, और मणिपुर आज खेलों की दुनिया में इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि वहाँ देश की पहली खेल यूनिवर्सिटी शुरू की है। कितना बड़ा बदलाव है? देखिए, जैसे नॉर्थ ईस्ट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वहाँ पे नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है जी। प्रधानमंत्री मोदी जी का एक विज़न था उधर के लिए कि बच्चे उधर से आ रहे हैं, टैलेंट उधर से आ रहा है, तो क्यों ना वहाँ ही यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश कर दी जाए। तो जिसका काम खाली यूनिवर्सिटी का नहीं होगा, ट्रेनिंग भी होगा, एजुकेशन भी होगा, रिसर्च भी होगा। और वहाँ पे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, वहाँ पे
5 कोर्सेज चल रहे हैं, जिसमें से 3 मास्टर्स कोर्स हैं, 2 जो है बैचलर्स कोर्स हैं। जी। मास्टर्स इन स्पोर्ट्स कोचिंग, मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन, मास्टर्स इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। एंड अच्छा। ये तीनों बहुत पिलर्स हैं, जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं जी। जो किसी भी देश में स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट दो विषयों में वो बैचलर्स करा रहे हैं, बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन, बैचलर्स इन स्पोर्ट्स कोचिंग, जो 4 साल का एक प्रोग्राम है। और वो एक अपने आप में एक नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ के बच्चे खेल भी रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, और ऑल ओवर इंडिया वहाँ बच्चे जा रहे हैं, वहाँ के कल्चर के बारे में जान रहे हैं। तो इट्स लाइक एक कल्चरल एक्सचेंज भी है, स्पोर्ट्स का तो है ही है। तो खेल के साथ साथ हाँ जी। खेल की ट्रेनिंग देने के साथ साथ खेल की पढ़ाई भी कराया जाना, ये कितना बड़ा बदलाव है या कितना महत्वपूर्ण बदलाव है? देखो, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, स्पोर्ट्स खाली एथलीट और कोच नहीं है, सपोर्ट स्टाफ है, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, कोचिंग फैसिलिटीज़ हैं, और जो सपोर्ट स्टाफ और कोचेज़ की एजुकेशन भी बहुत मायने रखती है। एक अच्छा कोच एजुकेटेड होगा, जानकारी होगी, लेटेस्ट सारी चीज़ों से अपडेटेड होगा, तभी वो अच्छी कोचिंग दे पाएगा। जी। तो जैसे नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी वो काम तो कर ही रही है। इसके अपार्ट जो स्टेट लेवल पे भी कई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे गुजरात में स्वर्णिम यूनिवर्सिटी है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, देन हरियाणा शुरू कर रहा है यूनिवर्सिटी, अभी मेरठ में ध्यानचंद यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम है। तो हरियाणा पंजाब में भी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, और इसके अलावा लक्ष्मीबाई नेशनल जो अपना फिजिकल एजुकेशन का है मध्य प्रदेश में। तो ये अभी दिस इज़ नॉट ए नीश मार्केट, ये अभी शुरुआत हो रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट साई की तरफ से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है पटियाला में, उसके साथ साथ 3 और सेंटर हैं, साई त्रिवेंद्रम है, कोलकाता है, बेंगलोर है, जिसमें 26 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में नेशनल जो 1 ईयर कोचिंग डिप्लोमा कोर्स चलता है, जिसमें 1 साल के लिए कोच अपना एजुकेशन करते हैं और फिर वो अलग अलग जगह पे जाके कोचिंग देते हैं। जी। इतना ही नहीं, 1 साल के डिप्लोमा के साथ साथ जो 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स है, कई फिजिकल एजुकेशन टीचर ऐसे हैं जो 1 साल का डिप्लोमा नहीं कर सकते, तो साल में 2 बार वो 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स होता है, उसमें 9,000 से लेकर 10,000 आए साल पास आउट होते हैं। जी। तो आप डिप्लोमा कोर्स देखेंगे तो आए साल 1000 के करीब लोग पास आउट हो रहे हैं, और उसमें भी सरकार ने अभी कैटेगरी रखा है A1 कैटेगरी, क्योंकि कई प्लेयर्स ऐसे हैं, मैरी कॉम है, विजेंदर है, अभी सुशील है, ये लोग सारे जो मान लीजिए ओलंपियंस हैं, उनके लिए कोई एंट्रेंस नहीं, आप डायरेक्ट डिप्लोमा कीजिए, दिस इज A1 कैटेगरी, और आप अच्छे खिलाड़ी रहे तो अच्छे कोच भी बनिए। अपार्ट फ्रॉम दैट जो रेगुलर डिप्लोमा के लिए बच्चे आ रहे हैं, उनके लिए जो NTA है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसके थ्रू उनका एंट्रेंस होता है, फिर वो डिप्लोमा करते हैं। जी जी। तो हमने देखा कि आमतौर पर हम लोग अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए खेलों के लिए विदेशों से कोचेज़ आयात करते रहे हैं, वो आयात करना भी रुक जाएगा विदेशी कोचों का, और भारतीय खिलाड़ी ही भारतीय खिलाड़ियों को फिर कोच बनकर कोचिंग देंगे, ये एक बहुत बड़ी पहल हो जाएगी। देखो, फॉरेनर एक्सपर्ट्स को हम इसलिए बुलाते हैं ताकि हमारे कोचेज अपग्रेड हों, हमारे एथलीट्स को अच्छी ट्रेनिंग मिले। अच्छा। अभी जो फॉरेन से जो एक्सपर्ट्स आते हैं हर एक गेम में, चाहे वो नेशनल कैंप के साथ काम कर रहे हो, उनकी एक KRA में ये भी मेंशन होता है, आप इंडियन कोचेज को भी ग्रूम करेंगे। तो अब जैसे कोचेज का तो मैंने बताया कि डिप्लोमा कोर्स होता है, प्लस स्पोर्ट्स साइंसेज के लिए भी कोचेस के साथ साथ जो सरकार ने अभी शुरू किया है परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए 1 ईयर कोचिंग डिप्लोमा कोर्स, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के लिए, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के लिए, SNC के लिए। SNC आजकल बड़ा हॉट टॉपिक है, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, कि भाई आप कोच अपना टेक्निकल चीज़ें सिखा रहा है, प्लस SNC के लिए वो SNC एक्सपर्ट रख रहे हैं। उसके लिए भी सरकार ने अभी शुरू किया है 1 ईयर डिप्लोमा, जिसमें सारी फॉरेन फैकल्टी है, उनसे सीखेंगे, जिसका पंजाबी यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन करके पटियाला में कार्रवाई शुरू हो रही है जी। तो दिस इज़ गुड, लाइक ओवरऑल एक टीम वर्क है, स्पोर्ट्स साइंसेज है, कोचेज़ हैं, उसके अलावा फैसिलिटीज़ हैं, और ग्रास रूट से लेके टॉप तक काम हो रहा है, तो तभी रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारे सामने। पंकज जी, एक वक्त ऐसा था जब हमारे हॉकी प्लेयर बहुत महान हुआ करते थे, लेकिन पहनने के लिए उनके पास जूते भी नहीं हुआ करते थे। एस्ट्रोटर्फ या सुपर एस्ट्रोटर्फ की बात तो अलग है। अब हम देख रहे हैं आधुनिक तकनीक को भी समाहित कर दिया गया है कोचिंग में। क्या उस तरीके की आधुनिक तकनीक के साथ कोचिंग आपको भी मिल पाई है, और अगर मिल पाई है तो कितना महत्व रखती है आजकल की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में और तेज़ रफ्तार हॉकी में? सर, इस पे तो मतलब जब मैं स्टार्ट किया था तो ऐसा था कि एक ही कोच प्रैक्टिस भी करवाते थे, कंडीशनिंग भी करवाते थे सब, लेकिन अब ऐसा है कि कंडीशनिंग के लिए अलग कोच, जिम के लिए अलग कोच, अच्छा। और फील्ड के लिए अलग कोच। वो उनको सबको अपनी अपनी ड्यूटी अच्छे से पता है। अगर कभी हमने रनिंग कर लिया ज़्यादा तो रनिंग वाले कोच को पता होता है कि इसकी लोड ज़्यादा हो गई, तो वो दूसरे कोच को बता देते हैं कि आज लोड कम देना है। नहीं तो पहले ऐसा होता था कि
इधर भी लोड ज़्यादा हो गया, इधर भी लोड हो गया, फिर इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते थे, या ऐसा होता था बॉडी पूरी टाइट हो जाती, नेक्स्ट डे हम प्रैक्टिस में ऑल आउट नहीं जा सकते थे। बट आज अब ऐसा नहीं हो रहा है, डे बाई डे इस पर पूरे जो कोचेस है वो सारे काम कर रहे हैं, देख भी रहे हैं कि आज लोड ज़्यादा हुआ है, आज रेस्ट देना चाहिए, या आज ज़्यादा ये करना चाहिए। जी जी। तो इस पे सर बहुत अच्छी है और डे बाय डे सर अच्छी हो रही है। और जो आप बोले इक्विपमेंट के लिए, तो पहले छोटे शहर के बच्चे इसलिए ऊपर नहीं आ पाते थे, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ इक्विपमेंट की बात हो या फैसिलिटी की बात, ये सब नहीं थी। बट अब जो साई ग्राउंड लेवल पे ये सब चीज़ पहुंचा रही है, फैसिलिटीज़ है, किट हो गई है, इक्विपमेंट हो गई है, तो बच्चे भी आ रहे हैं सर और आएंगे भी। जी जी। यहाँ पर सुमन बात हुई आपके राज्य की, मणिपुर की, वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप वहाँ से हैं, और दूसरी बात वहाँ पर जो है पहला खेल विश्वविद्यालय शुरू हुआ है। खेल विश्वविद्यालय शुरू होना क्या मणिपुर को या नॉर्थ ईस्ट को बहुत महत्व दिया जा रहा है खेलों के परिप्रेक्ष्य में? ये इस और कहीं ना कहीं इशारा करता है एक बात। और कितना लाभ होता है जो है यंगस्टर्स को, नौजवानों को इस तरीके की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से? सर काफ़ी पहले पुराना तो इतने बाहर हम लोग को आके प्रैक्टिस, जैसे बाहर आके रह नहीं पाते, प्रैक्टिस इतना काफ़ी उधर इतना अच्छा नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि जैसे ग्राउंड नहीं है, वहाँ पर ग्रास है, ग्रास पे मैंने भी स्टार्ट किया था, ग्रास से स्टार्ट किया था। इतने अभी काफ़ी बहुत सारे प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ मणिपुर से निकल रहे हैं, तो ये सब चीज़ अभी हमारी जो है CM सर है, बीरेंद्र सर जी, तो वहाँ वो भी बहुत स्पोर्ट को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं कि कहाँ पर क्या कमी है, सारे जितनी भी स्पोर्ट्स है तो वो देखभाल कर रहे हैं। और इतनी सारी प्लेयर्स भी, इतना इंटरनेशनल प्लेयर निकले, तो काफ़ी जो यंगस्टर आ रहे हैं उनको भी बहुत मोटिवेट हो रहा है कि हमें भी और आगे मतलब कैसे खेलना है और आगे जाने हैं, उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अभी सपोर्ट मिल रहा है। जी जी। पूनम जी, ये साई और केंद्र सरकार का जो है खेल मंत्रालय लगातार खिलाड़ियों को जो है सामने लाने का प्रयास कर रहा है और उनकी ट्रेनिंग पर भी बहुत ज़्यादा जो है ज़ोर दिया जा रहा है। क्या साई का या फिर केंद्र सरकार का कुछ कम्युनिकेशन या कोऑर्डिनेशन राज्य सरकारों के साथ भी है कि मिलकर हम कैसे खेल को और खिलाड़ियों को आगे ला सकते हैं, उनके बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं? इसमें मैं दो चीज़ मेंशन करना चाहूँगी। एक तो जो आप कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं, अभी मणिपुर में ही वहाँ एक कॉन्फ्रेंस किया है जो सारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स ने खेल मंत्री जी के साथ डिस्कशन किया, वहाँ पे विचार विमर्श किया कैसे स्पोर्ट्स को बढ़ाया जाए। और उसके अलावा खेलो इंडिया स्कीम है एक, मैं वो मेंशन करना चाहूँगी इधर। खेलो इंडिया स्कीम के तहत खेलो इंडिया गेम्स तो हो रहे हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो रहे हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहे हैं, जिसमें 17 साल 19 साल के बच्चों को खेलने को मिल रहा है। प्लस 3000 खेलो इंडिया एथलीट्स है जिसको मंथली 10,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिल रहा है। और वो एथलीट हैं जो 14, 15, 16 साल के बच्चे हैं, चाहे वो साई में हैं नहीं हैं। देयर आर अराउंड 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया। अच्छा। अभी सरकार ने, केंद्र सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट से मिलके स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर्स का शुरुआत किया है, जिसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो कोचेज़ है, फैसिलिटीज़ है, स्टेट लेवल पे प्रोवाइड की जाएंगी, चाहे वो बच्चे वहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं, सब चीज़। दिस इज़ अ गुड कोलैबोरेशन। तो वो खेलो इंडिया स्कीम के भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। जब भी हम इंटरनेशनल टूर्नामेंट पे अभी रिजल्ट्स देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको ग्रास रूट से डेवलपमेंट और एलीट का मॉडल बताया था, खेलो इंडिया STC से ग्रास रूट के बच्चे आ रहे हैं, प्राइवेट क्लब से PPP मॉडल पे भी बहुत सारी अलग अलग फर्म्स काम कर रही है, वहाँ से 15, 16, 17 साल के बच्चे आ रहे हैं। फिर वो डेवलपमेंट स्टेज पे आते हैं, NCAs में यूथ और जूनियर में परफॉर्म करते हैं। तो डेवलपमेंट में जैसे मैंने बताया टॉप सपोर्ट करता है, 25,000 पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाता है जो सिलेक्टेड बच्चे हैं जो 2028 और 32 के लिए अच्छा परफॉर्म करेंगे। प्लस जो पिनाकल पे हैं, जो टॉप स्कोर ग्रुप के बच्चे हैं, टॉप्स इज टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, केंद्र सरकार का ये खेल मंत्रालय का स्कीम है, जिसके तहत जो 2024 के लिए मेडल प्रोबेबल है और इफेक्टिव पार्टिसिपेंट है, मतलब टॉप 8 में आने लायक हैं, उनको 50,000 पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाता है। प्लस जो रिक्वायर्ड इफेक्टिव और एफिशिएंट हाई परफॉर्मेंस के लिए आवश्यकता है दी जाती है। जी जी। ये प्रोबेबल्स की आपने बात कही है, उनका चुनाव कैसे होता है, वो कैसे चिन्हित होते हैं कि इनमें संभावना है? क्या अलग अलग प्रतियोगिता में उनके जो प्रदर्शन को कंसीडर किया जाता है? किन बातों को का ध्यान रखा जाता है? आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। क्योंकि अब देखिए, जैसे मैंने बताया खेलो इंडिया एथलीट्स हैं, देन NCAs हैं, टॉप्स के बच्चे हैं, नेशनल कैंप चलते हैं, तो देयर इज़ अ रिसर्च टीम ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एट एवरी लेवल। जैसे खेलो इंडिया हाई परफॉर्मेंस एनालिसिस सेल है HPAC, जो खेलो इंडिया एथलीट्स की मॉनिटरिंग करता है। वहाँ हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर हैं, हाई परफॉर्मेंस मैनेजर हैं, जो कंसर्न गेम के एक्सपर्ट्स हैं,
वो ही इन कियास को बनाते सेलेक्ट करते हैं। अच्छा। अलग अलग टूर्नामेंट से रॉ टैलेंट भी होता है। देन एनसीओएस के लिए भी अलग अलग एचपीएम्स हैं जो उनकी मॉनिटरिंग करते हैं और रिसर्च ऑफिसर्स हैं उनके साथ, पूरी रिसर्च टीम है। और जो टॉप्स के लिए भी सीनियर रिसर्च ऑफिसर्स हैं, वो पूरा डे टू डे मॉनिटरिंग करते हैं। एआरएम्स हैं, एथलीट रिलेशन मैनेजर, जो डे टू डे टच में रहते हैं एथलीट्स के। तो वी हैव ए लाइक डाटाबेस जिसमें हर एक बच्चे की मॉनिटरिंग होती है, इसने पिछले 5 साल में कितना किया, प्रोग्रेशन में है, रिग्रेशन में है। तो ऑन दैट बेसिस इन कंसर्न एनएसएफ से बातचीत करके, अभी जैसे मिशन ओलंपिक सेल है, उसकी 15 लोगों की एक कमेटी है। अच्छा। जिसके चेयरमैन हमारे डीजी साहब हैं। वो डिस्कशन करते हैं किस बच्चे को लेना है, किसको रिटेंशन करना है। अगर कोई एटलीस्ट 2-2.5 साल का टाइम दे के परफॉर्म नहीं कर रहा तो दूसरे को मौका दिया जाता है। दिस इज़ नॉट लाइक ओवरनाइट वर्क। तो पूरा काम सिलसिले से होता है, स्टेप बाय स्टेप। जी, हाँ जी। क्या बात है। पंकज, अभी प्रयास किया जा रहा है कि खेल में हम किस तरीके से एक शक्ति या महाशक्ति बन पाएँ, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि किसी देश की जो है अगर जो है कितना वो विकसित देश है, उसका एक पैमाना खेल भी बन गया है। खेलों की प्रतियोगिता में उनके खिलाड़ी कितना प्रदर्शन कर रहे हैं, कितने मेडल्स लेकर आ रहे हैं, वो भी एक पैमाना बन गया है। क्या भारत के लिए भी ये पैमाना बन गया है, इसलिए इतना कुछ किया जा रहा है या बदलाव लाया जा रहा है? और देश में खेल संस्कृति बनाने के लिए और क्या कुछ किया जाना चाहिए? सर, जैसे आपने बताया कि डेवलप हो रहा है, तो पहले ऐसा था कि ये सब जो फैसिलिटी नहीं थी हमारे पास, तो उसके कारण मतलब बच्चे थोड़े से हिचकिचाते थे स्पोर्ट्स में आने के लिए। बट अब ऐसा नहीं है। अब बच्चे खुल के आ रहे हैं। बच्चे तो अब पेरेंट्स भी आ रहे हैं जी। पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे आए स्पोर्ट्स में। वो चाहते हैं कि अब पहले था सिर्फ क्रिकेट में आना, बट ऐसा नहीं। अब एथलीट्स में भी अब पेरेंट्स खुद नॉलेज ले रहे हैं कि कौन से फील्ड में है, कौन से फील्ड है, तो अपने बच्चों को खुद वो दे रहे हैं। और सर, ये जैसे कि आपने बताया कि डेवलप करना है स्पोर्ट्स को, तो जितने ज़्यादा बच्चे आएंगे, जितनी ज़्यादा फैसिलिटी होगी, उतने कंपटीशन होगा। और जो सरकार फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, पहले ऐसा था कि स्पोर्ट्स में जाएंगे, पता नहीं कैरियर क्या है, सिक्योर होगी नहीं होगी, बट अब इतने रास्ते खुल गए हैं कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, मुझे लगता है। तो इसलिए बच्चे ऑल आउट आ रहे हैं, और इससे आपको ज़रूर वक्त बदलता है, जो कहते हैं ना, वो बदल रहा है और भी बदलेगा। जी, एक बदलाव हमने और भी देखा है। पहले खिलाड़ियों को अलग अलग प्रतियोगिता में भेजने के लिए भी राशि नहीं हुआ करती थी, पैसे जो है बहुत हाथ खींचकर खर्च करने पड़ते थे। लेकिन अब बदलाव ये आया है कि जो हमारे बड़े खिलाड़ी हैं और बड़ी प्रतियोगिता में वो हिस्सा लेने वाले हैं, उस प्रतियोगिता से तकरीबन 1-1.5-2 महीने पहले ही उस खिलाड़ी को उस देश भेज दिया जाता है और वहाँ पर उस देश के अनुकूल माहौल में ट्रेनिंग करवाई जाती है। ये कितना बड़ा बदलाव है? इससे कैसे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं हमें? जब कोई भी मेजर कंपटीशन होता है, तो जो हमारे खिलाड़ी परफॉर्म करने वाले हैं देश के लिए, तो उनको उससे 2-3 हफ्ते पहले भेजना, तो एक्मलाइजेशन होता है कि वहाँ का, अब मान लीजिए यहाँ पे टेम्परेचर अभी गर्मी है, 40 डिग्री होगा, कहीं कजाकिस्तान में टूर्नामेंट होना है तो वहाँ टेम्परेचर 5 डिग्री 4 डिग्री होगा। तो 1 हफ्ते पहले बच्चों को भेजने से वहाँ एक्मलाइजेशन हो जाता है, परफॉर्मेंस अच्छा जाता है। एंड दिस इज़ गुड इनिशिएटिव, और गवर्नमेंट इसको कर भी रही है, वो फिर परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है। अब जैसे जो सरकार कर रही है, कई जगह पीपीपी मॉडल पे भी काम हो रहा है। अब जैसे आरईसी है, दे आर लाइक फंडिंग अराउंड 10 करोड़ पर ईयर टू, जैसे बॉक्सिंग के लिए है 10 करोड़, वो लोग बैडमिंटन के लिए दे रहे हैं, 10 करोड़ एथलेटिक्स के लिए दे रहे हैं। तो वो फंडिंग भी कहीं ना कहीं वो यूज़ किया जाता है टॉप परफॉर्मेंस को वो करने के लिए। जी। हम लोग, सुमन, आपने जो है हौसला दिखाया और आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉकी प्लेयर बन गई हैं, लेकिन लड़कियों को अभी भी बहुत सारे घरों में ऐसा है कि खेलों से दूर रखा जाता है। क्या ऐसे माँ बापों के लिए या देश के लिए, ऐसे लोगों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे कार्यक्रम के माध्यम से? सर, पहले तो ऐसा होता था कि लड़कियों को घर पे रहना है, मतलब इतना पढ़ाई वगैरह, स्पोर्ट्स वगैरह में इतना फैमिली भी इतना वो नहीं करती, घर पे रहना है, लड़कियों को बाहर नहीं जाना। तो अभी है कि बहुत कुछ बदलाव हुआ है, तो लड़कियों को भी फैमिली बहुत
फैमिली ये चीज़ है कि एक अपनी बच्चे को जो हाथ चाहती है, वो पढ़ाई पे भी जाना चाहती है या स्पोर्ट में भी जाना चाहती है, वो इसको इतनी सपोर्ट, फैमिली का भी बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। ये सपोर्ट ज़रूरी है फैमिली जी का। जी, फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ये हम लोगों ने बात कर ली है कि साई क्या कर रहा है, खेल मंत्रालय क्या कर रहा है, केंद्र सरकार क्या कर रही है। लेकिन जब अगर आप देश में खेल संस्कृति अगर हम लोग तैयार करना चाहते हैं, चूँकि विश्व एथलेटिक्स दिवस को केंद्र में रखकर हम लोग ये सब बातचीत कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या कुछ और किया जाना बाकी है, और घर वालों का, स्कूल का या टीचर्स का इसमें क्या रवैया होना चाहिए, क्या सहभागिता होनी चाहिए? किसी भी देश में स्पोर्ट्स कल्चर ग्रूम करने के लिए अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, अकेला खिलाड़ी, अकेला कोच, अकेला सरकार कुछ नहीं कर सकती। इट्स अ टीम वर्क। और टीम कोहिजन होने के लिए, जैसे अभी सुमन ने बताया, पेरेंट्स को जागरूक होना पड़ेगा, उनको बच्चियों को भेजना पड़ेगा, और अभी वो स्पोर्ट्स कल्चर ग्रूम हो रहा है। देयर आर रोल मॉडल्स। बॉक्सिंग में मैरी कॉम है, विजेंदर है, अखिल है, रेसलिंग में कितने ही प्लेयर्स हैं हमारे। उसके अलावा एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा को जो जेवलिन में मेडल आया, पीवी सिद्धू है। इन रोल मॉडल्स को देख के आप बैडमिंटन में देख लीजिए कितने ही बच्चे हैं। एक नेशनल में 1000+ एंट्रीज जाती हैं। तो वैसे ही रोल मॉडल्स और सरकार जो सुविधाएं मुहैया करवा रही है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, एक्सपर्ट्स को प्रोवाइड कराना। इसके अलावा पेरेंट्स खुद जागरूक हो रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए। मैं खुद स्पोर्ट्स फैमिली से, स्पोर्ट बैकग्राउंड से हूँ कि नेशनल चैंपियन हुए, इंटरनेशनल हुए, फिर स्पोर्ट्स में ही पढ़ाई की। अभी जैसे मेरे साथी ने बताया कि प्लेयर ने कि रास्ते खुल गए हैं। आप स्पोर्ट्स एज ए खिलाड़ी जब खेल रहे हैं, उसके अलावा पोस्ट योर स्पोर्ट्स करियर you can be a coach, you can be an administrator, you can be a sports psychologist, sports dietitian, support staff हो सकते हैं। आप किसी भी टीम के स्पोर्ट्स साइंसेस का काम कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट SNC है, वीडियो एनालिसिस है, बायोमैकेनिक्स है, कितने ही डिपार्टमेंट हैं जहां आप अपना हुनर आजमा सकते हैं और स्पोर्ट्स को बैक दे सकते हैं। जी, क्या इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता देश के भीतर हो, वो भी आवश्यक है? उससे भी जो है कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है लोगों को। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी वेट लिफ्टिंग की कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, सीनियर जूनियर यूथ की, और एशियन चैंपियनशिप जून जुलाई में होने वाली है इंडिया में। अभी रिसेंटली इसी IG स्टेडियम में वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हुआ बॉक्सिंग का, तो हमारी 4 वर्ल्ड चैंपियन लड़कियां बनी। तो वो हमारी कितनी बच्चियों ने देखा होगा वो चीज़। अल्टरनेटिव ईयर रेसलिंग की एशियन चैंपियनशिप होती है, आई मीन मोस्टली इंडिया में होती है। तो वो एक स्पोर्ट्स कल्चर वही ग्रूम करता है। पेरेंट्स आते हैं देखने, छोटे छोटे बच्चे कि अगर मान लीजिए 100 बच्चे आ रहे हैं, 2 बच्चों को भी क्लिक किया, मुझे बढ़िया रेसलर बनना है, मुझे बढ़िया बॉक्सर बनना है, तो यही तो स्पोर्ट्स कल्चर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने छोटे से समय में बहुत सारी बातें कर ली और बहुत सारे बिंदुओं पर प्रकाश डाल दिया। पूनम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज, रजत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऑल द वेरी बेस्ट आप दोनों खिलाड़ियों को। और यहाँ पर जो नन्हे ट्रेनी खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं ऑडियंस के तौर पर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। आवाज़ देश की में आज के लिए इतना ही। आवाज़ देश की में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद TV। नमस्कार।